जीरो हीरो ट्रेड, आज मैंने बनाए 1 लाख से 5 लाख रुपए। और वो थंबनेल इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि किसी का भी मन कर जाए। बिल्कुल, उस समय मेरे उम्र जो थी 14 साल के आसपास की थी। तो क्या था कि बचपन में ही फादर एक्सपायर हो गए थे। उसी 1 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही 1,72,000 या 73,000 रुपए मैंने बना दिए थे। ठीक है, और वो क्यों बनाए थे, कैसे बना था, क्योंकि भाई मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे ये पता था कि ये स्टॉक मैंने बाई किए हैं, जब तक ये मुझे पैसा नहीं देगा तब तक मैं इससे निकलूंगा ही। हमारे यहाँ जो बिहार में ना सबसे अच्छा काम माना है जॉब। नौकरी है आपके पास तो मतलब सबसे बढ़िया आप ही हो। एक चीज़ बताऊं मैं, ये जो टेबल फैन जो होता है ना, ये टेबल फैन तक हमारे घर में नहीं था। मतलब ऊपर वाला पंखा तो छोड़ दिया, सीलिंग फैन, मतलब ये समझिए कि जश्न का माहौल था। ठीक है, और उस समय चल रहा था बुल रन। पैसा बनता गया। किसी भी स्टॉक में लगाओ, आज अगर नीचे गया, कल अगर नीचे गया, परसों वो पैसा बना के दे देता। पहले 5%, फिर 7%, फिर 10%, फिर लास्ट में जो है मतलब कलेजे पे पत्थर रख के 1.32, 1.33 के आसपास मैंने उसको कट किया था। उस टाइम पे सेकेंड कैंडल पे लिया और थर्ड कैंडल जो है ना इतना बड़ा बनाया कि मेरा 34 लाख रुपए सीधे 12 लाख रुपए दिखा। तो उस टाइम पे भी जो है एक एक्सपायरी को मेरे सारे कैपिटल वाइप आउट हो गए। क्यों? तो हम वेलकम करते हैं राहुल जी का। राहुल जी, आपका स्वागत है हाउस ऑफ पहचान में। और आज आप ये बताइए कि आपकी जो स्टोरी है, हमने बैक ऑफ कैमरा जैसे बात करा कि इतनी इंस्पायरिंग है कि आपने एक फील्ड कैसे चूज करी, आप ट्रेडिंग में कैसे आए, जबकि आपका काम तो मेरे ख्याल से आप एक आटा चक्की चलाते थे, और उससे आपने यहाँ तक कैसे पहुंचे? मैम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने अपने शो में मुझे गेस्ट के रूप में बुलाया। और जैसे कि आटा चक्की से मैं यहाँ ट्रेडिंग के फील्ड में ऐसे पहुँचा कि आटा चक्की के बाद मैं डायरेक्ट मैं ट्रेडिंग में नहीं पहुँचा था। आटा चक्की के बाद में जो है फिर उस समय मेरे उम्र जो थी 14 साल के आसपास की थी। तो क्या था कि बचपन में ही फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं 5 साल के आसपास का था। तो जब फादर एक्सपायर हो गए उसके बाद में जो भी चीज़ें हैं मेरे ब्रदर ने ही देखा, पढ़ाया, लिखाया, जो भी चीज़ें, लेकिन वो भी उतने मतलब सफिशिएंट तरीके से नहीं कर पाते थे, बिकॉज़ वो भी उस समय पढ़ाई कर रहे थे। तो छोटा-मोटा जो भी पार्ट टाइम जॉब हो रहा है उसके थ्रू वो कर रहे हैं, और उसके मतलब हमें पढ़ाना लिखाना सब कुछ मतलब बहुत ही बेसिक से, मतलब बहुत ही कम खर्चे पे हम चल रहे थे। तो मेरे दिमाग में हमेशा बिज़नेस आइडिया ही चलता रहता। मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, तो मेरे दिमाग में हमेशा बेसिक सा यही चलता रहता कि भाई मैं पैसे कैसे कमाऊँ, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। क्योंकि बचपन से ही मैं ये देखता आ रहा था कि भाई मतलब हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा चीज़ें, मतलब एक चीज़ बताऊँ मैं, ये जो टेबल फैन जो होता है ना, ये टेबल फैन तक हमारे घर में नहीं था। मतलब ऊपर वाला पंखा तो छोड़ दिया, सीलिंग फैन। तो एक जब टेबल फैन वो भी सेकंड हैंड आया था ना, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी हमारे घर में, और मतलब ये समझिए कि जश्न का माहौल था। तो उस तरीके मतलब उस तरीके की ज़िंदगी से मैं बाहर निकल रहा था। तो मैं दिमाग में यही हमेशा चलता रहा था कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है और इन सब चीज़ों को जो है काफ़ी पीछे छोड़ के जाना है। राहुल तो जी, मैंने देखा है जिसने तकलीफ देखी होती है ना, वो ज्यादा अच्छा कर जाता है। जी, जी, जी। तो उस समय जो था फिर मेरे दिमाग में आया, मैं 14 साल का था मात्र। तो एक मेरा फ्रेंड था, उसका आटा चक्की का मतलब पहले था, उसका भाई चलाया करते थे। लेकिन वो भाई कहीं न कहीं 4 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, और वो एक्सपायर हो जाने के बाद में आटा चक्की वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था, कबाड़ा हो रहा था। तो फिर मैंने वहाँ पे जो है मैंने सोचा कि भाई इसको ही 1000-2000 रुपए लगा के, क्योंकि पैसे तो मेरे पास ज़्यादा थे नहीं, तो उसको ही 1000-2000 पर लगा के मैं रिनोवेट करूँ, और उसके बाद में फिर उससे मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ। तो बिज़नेस जो है जब मैं स्टार्ट करना शुरू कर रहा था, मतलब वहाँ पे जो मैकेनिक वगैरह बुलाया था सही करने के लिए, तो आस-पास के लोग काफ़ी हँस रहे थे कि भाई ये करेगा ही क्या? मतलब आटा चक्की का मतलब ये हुआ कि जो आस-पास के 100-200 केजी अगर गेहूँ कोई लेके आ रहा, उसको आप पीस रहे हो। उस समय मात्र 50 पैसे उसका चलता था पीसने का रेट। तो अगर मान लीजिए 200 केजी भी अगर आटा आया तो ₹100 का आपका पिसाई मिलेगा, यानी कि जो पीसने का चार्ज आपको मिलेगा। अब वो ₹100 में मान लीजिए ₹30-35 के आस-पास का डीज़ल चल रहा है, 1 घंटा कम से कम चलेगा तब जाके 200 केजी पीसेगा। मार्जिन कुछ भी नहीं है। तो फिर बचेगा क्या? लोग यही सोच रहे थे। लेकिन मेरा थिंक वहाँ पे कुछ और चल रहा था। मेरा थिंकिंग ये था कि मुझे ये 100-200 केजी नहीं पीसना है, ठीक है? उस समय होता क्या था, हमारे यहाँ अब भी यही होता है कि डेली शाम को 2 घंटे के लिए चक्की चलती है, डेली सुबह 2 घंटे के चलती है, जो आस-पास के लोग हैं वो लेके आते हैं। मेरा थिंकिंग ये था कि मैं बाहर से गेहूँ उठाऊँगा, उस गेहूँ को जैसे मान लीजिए 2 क्विंटल लेके आया, उसको पीसूँगा, फिर आस-पास के दुकानों में सप्लाई करूँगा।
भले ही मुझे 50 पैसे की जगह पे वहाँ पे 30 पैसे बचे, 20 पैसे बचे, लेकिन वहाँ पे मैं बल्क में सेल करूँ। और ये चीज़ मैंने करना स्टार्ट भी किया था और लगभग अच्छा खासा मुनाफा मैंने कमाना शुरू कर दिया था। मतलब ये है कि जब गेहूँ मान लीजिए एक बता रहा हूँ कि अगर ₹10 केजी अगर गेहूँ मिल रहा है और आगे मेरा आटा ₹12 केजी अगर बिक रहा है, यानी कि बीच का गैप मेरा ₹2 आ गया, जो कि उनके दिमाग में चला था कि 50 पैसा ही है, ठीक है? उसमें जो सारे खर्चे काट के उसके अलावा फ्रेट यानी कि जो भी आप वहाँ पहुँचाने का ट्रैवल कॉस्ट वगैरह आता है, वो सब काट-छाट के जो है मान लीजिए मुझे अगर ₹1 बच रहा है, तो मैं ये सपना देखने लगा था कि भाई पूरे दिन में अगर मैं मतलब देखने का 500-600 केजी मैं डेली पीसना शुरू कर दिया था, ₹500-600 डेली का बचना शुरू हो गया था। जबकि लोग ये सोच रहे हैं कि ₹100 भी नहीं बचेगा। और उसके बाद में मैं फिर ये सपना देखने लग गया था कि अब इससे जो है और भी सारे चक्की मैं करूँगा, फिर मोतिहारी शहर में रहता था मैं। मैं सोचा कि भाई पूरे मोतिहारी शहर को सप्लाई करूँगा एक दिन, उसके बाद में और भी चक्कियाँ करूँगा, फिर मोतिहारी से भी बाहर निकलूँगा। लेकिन सपना बहुत ज़्यादा लंबा टिका नहीं वो। क्या था कि 4 या 5 महीने बाद ही जो है मेरा फ्रेंड था, मनोज नाम था उसका, उसके फादर जो हैं कहीं न कहीं बीमार पड़ गए और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अब उन लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट आई तो उन लोगों ने वो चक्की बेच दिया। अब अच्छा। जब चक्की बेच दिया तो उसके बाद में फिर मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। फिर मैं मायूस होकर घर चला गया, घर वालों से बोला तो उन लोगों ने मना कर दिया। उन लोगों को पता भी नहीं था कि मैं चक्की चलाता था, ठीक है? तो इसलिए नहीं उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वहाँ पे जो है ना आटा चक्की वगैरह चलाना जो है मतलब उतना अच्छा काम नहीं माना जाता है। मतलब एक होता है फर्स्ट डिग्निफाइड, क्लास, सेकंड हाँ। क्लास, थर्ड क्लास ही माना जाता है उसको, ओह! ठीक है? तो उन लोगों ने मना कर दिया, नहीं ये सब काम नहीं करना है। हमारे यहाँ जो बिहार में है ना सबसे अच्छा काम माना जाता है जॉब। नौकरी है आपके पास तो मतलब सबसे बढ़िया आप ही हो। बिज़नेस भी वो उतना नहीं समझते हैं घर वाले। अच्छा, मतलब जॉब की वैल्यू ज़्यादा है। जॉब की क्योंकि उसमें उनको ये लगता है कि सिक्योर है, भले ही 10,000 ही आ रहा है, 20,000 ही आ रहा है, 50,000 ही आ रहा है, तो वो सिक्योर है, हर महीने आएगा। अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो इस महीने आया, नेक्स्ट मंथ में लॉस भी हो सकता है। तो इस चीज़ को तो फिर मैंने उनसे बोला, उसके बाद में फिर मतलब जर्नी तो काफ़ी लंबा है और मैंने दोस्तों को भी बताया था, बताऊँगा तो यही टॉपिक निकल जाएगा आधा घंटे से ऊपर। लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में मैंने 12वीं की, फिर घर वालों से बोला तो उन लोगों मैं भई अब आगे पैसा कमाना चाहता हूँ, पढ़ाई भी करूँगा लेकिन ओपन से करूँगा और जो चीज़ें हैं मैं इसके साथ-साथ मैं जॉब करना चाहता हूँ। फिर भैया ने जो है उस समय मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे यानी कि एमआर जो ये फार्मा कंपनियों को रिप्रेजेंट करते हैं डॉक्टरों के पास कि ये दवाई है, हुँ। ये कंपनी बनाती है, उसको लिखिए। तो किसी और फार्मा कंपनी में उन्होंने जॉब दिलाया, वो भी वही जॉब करते थे, मेरे को भी दिलाया। उस समय ₹5000 मिलता था। लेकिन फिर 2, 4, 6 महीने काम करने के बाद में मेरे दिमाग में यही आया कि भाई मुझे ज़्यादा पैसे कमाना है। अब ये 5000 से मेरा 7000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, एक टाइम बाद 20,000 हो सकता है। इससे ज़्यादा लेकिन नहीं। इससे ज़्यादा क्या ही होगा, ठीक है? तो फिर उस टाइम पे फिर दीदी जीजा गाँव गए थे, वो लोग यहाँ नोएडा में ही रहते थे, ठीक है? तो मैं वही चीज़ मैं उन लोगों को बोल रहा था भाई इस शहर को छोड़ के यानी कि मुझे बड़े शहर की तरफ जाना है। वहाँ पे और भी अच्छे-अच्छे काम मैं देखना है मैं मुझे तो ये नहीं पता बड़े शहर में होता क्या? क्योंकि मैं कभी आया ही नहीं था। फिर वो लोग जो है छठ पूजा के टाइम पे गए थे, फिर उन लोगों के साथ मैं यहाँ आया। उसके बाद में जीजाजी ने जो है अपना मेरे लिए काम वगैरह ढूँढना शुरू किया। लेकिन उसमें भी मतलब 2 महीने तक मैं बैठा रहा, कोई काम मिला नहीं उनको और मैं डेली यही काम था कि भैया खाना खाया, सोया, उठा, मतलब यही करता था। लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था भाई टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ अपना। तो वो उधर जाते थे अपना उनका जॉब था वहाँ पे ये सेक्टर 9 नोएडा में ही जो है ना एक टाइल की वो शॉप है, मतलब शोरूम है। वहाँ पे वो एज़ अ सेल्समैन काम करते थे। तो वो वहाँ पे जाते थे और अपना लोगों से बात करते थे लेकिन मिला नहीं था, तो मैं ऐसे ही टहलते-टहलते इधर सेक्टर 63-64 की तरफ चला जाता था। तो देखा कि भई एक जगह पे जॉब की वैकेंसी चल रही है और वो जो वैकेंसी क्या थी तो वहाँ पे स्टोर कीपर की ज़रूरत थी। मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया, ₹3200 में मेरा जॉइनिंग हो गया। फिर वहाँ पे जॉइनिंग हुआ तो उसके बाद में फिर मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, लॉन्ग में बताऊँगा तो काफ़ी लंबा निकल जाएगा। फिर वहाँ पे जॉइनिंग हुआ तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई 3200 फिर 3400 इससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर वहाँ पे ये दिमाग इतने में लग तो एक शहर में खर्चा भी नहीं चल सकता। हाँ, नहीं मेरा मेन मोटिव ये था कि मुझे चीज़ें समझनी है, ठीक है? म म अब घर पे बैठ के खाना खाना जीजा जी काम ढूँढ रहे हैं, उससे बेहतर तो है कुछ ना कुछ तो मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे जा रहा हूँ, भले ही 4 लोग आ रहे हैं, कुछ तो सीख रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ था। फिर वहाँ पे मैंने ये देखा कि भाई यहाँ पे कटिंग भी होता है, सिलाई भी होता है और यहाँ से जो कटिंग होता है, कुछ कटिंग्स बाहर भी जाते हैं। फिर मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये कटिंग जाते कहाँ हैं? तो वो लोगों ने बोला कि भैया ये फैब्रिकेटर होते हैं जो कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कंपनी है यहाँ पे 200-300 मशीनें चल रही हैं। उनके पास में 10-20 मशीनें होती हैं तो कंपनी के पास में जब कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो वो फैब्रिकेटर्स को बाँट देती है कि भाई उसको जल्दी ऑर्डर पूरा करना है। फिर मैं वही दिमाग लगाना भाई एक काम करते हैं भाई मैं भी फैब्रिकेशन स्टार्ट करूँगा, मैं क्यों यहाँ पे ये करूँ? लेकिन हर चीज़ के लिए क्या चाहिए कैपिटल। कैपिटल कहाँ से आए? घर वाले उतने मजबूत नहीं भैया घर का खर्चा चला रहे हैं वही बहुत है।
फिर कैपिटल के लिए मैं दिमाग लगा रहा हूँ, तो फिर मैंने भाई फैब्रिकेशन भी स्टार्ट करूँगा तो कैसे करूँगा? उसके लिए भी नॉलेज तो होना चाहिए। अब सिलाई का कोई काम कर रहा है, सामने ही कर रहा है, मान लीजिए कोई भी काम है एक्स वाई जेड, अगर वो कोई मेरे सामने कर रहा है, मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है, तो कोई भी मुझे पागल बना के निकल जाएगा, भाई ये मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है? फिर मैंने और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं जब वहाँ सिलाई वाले फ्लोर पे गया था, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ मेरा 3200 रुपये सैलरी है, वहाँ पे उन लोगों का 5000, किसी का 5500 रुपये सैलरी है। मैं भी उतना ही देर काम कर रहा हूँ, ये भी उतना ही देर काम कर रहे हैं, इनके सैलरी क्यों ज़्यादा है? फिर मैं वहाँ पे 500 रुपये दे के एक सिलाई सेंटर में भी अपना ज्वाइनिंग लिया। लोगों को 1-1 महीना लग जाता था सिलाई सीखने में, और मैं लगभग 5 दिन में ही सिलाई सीख के वहाँ से और कंपनी में जाके उस सेम कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया। और इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे शर्ट होता है तो उसके कफ होते हैं या ये कॉलर होते हैं, ये आपने बना दिया तो ये समझिए कि आप एक कुशल कारीगर हैं। तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया, वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ पे मेरी सैलरी 5500 या 5000 रुपये थी, और ओवर टाइम में भी डबल मिलते थे। तो ये करते-करते जो है 10,000 12,000 रुपए के आसपास कमा लेता था। फिर मैंने यही दिमाग लगाया कि भाई 10,000 12,000 करके अगर मैं 1 साल भी काम करूँगा तो मेरे पास में आराम से 1 लाख रुपए जमा हो जाएगा। और मशीन का कॉस्ट जो है 12,000 से 15,000 रुपए के आसपास आएगा, जो वो जुक्की की मशीन आती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो मैंने ये दिमाग लगाया कि भाई आराम से 5-6 मशीन तो मैं आराम से 1 साल बाद बैठा ही सकता हूँ, उतना कैपिटल मेरे पास जमा हो ही जाएगा। और ऐसे करते-करते 2-3 महीना काम किया, फिर जीजाजी आए और बोले कि तेरे लिए एक बढ़िया-सा जॉब मैंने देख लिया। मैंने भाई क्या जॉब है? कितना सैलरी मिलेगा? बोले जॉब तो बहुत बढ़िया है, और वहाँ पे जो है सैलरी तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, काम सीखने को मिले। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे सैलरी तो मात्र 1500 रुपये मिलेगा, जो कि बहुत कम है। जो कि मतलब जाने-आने का खर्चा बहुत कम है। अब मैंने पूछा क्या काम है? तो जहाँ पे वो काम करते थे ना, तो आस-पास में पता करते थे काम के लिए, तो उतना नहीं मिला था। तो फिर वो अपने मालिक लोगों से ही डिस्कस कर रहे थे। तो उनका भाई जो है सेक्टर 9 में ही उसी शोरूम के जस्ट ऊपर उनका ऑफिस है, और वो सीए हैं। ठीक अच्छा। है? तो वो उनका कहना ये था कि वो सीए साहब, मैंने बात की है उनसे, और आप उसके ऑफ़िस में ही लग के और ये अकाउंटेंसी वाला काम अगर आप सीख लेते हो, जहाँ आप यहाँ पे दिन-रात मेहनत करके 10,000 12,000 कमा रहे हो, कोई भी कंपनी आपको 18-20,000 रुपए दे देगी, अगर आप एज़ ए अकाउंटेंट वहाँ जॉइन करते हो तो। तो फिर मैंने चलो ठीक है, मुझे तो आगे बढ़ना है, पैसे आज का शॉर्ट टर्म मैं कभी नहीं देखता हूँ, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म देखता हूँ, ठीक है? तो मैं फिर वहाँ पे जॉइन किया, वहाँ पे जॉइन करने के बाद फिर अकाउंटेंसी वगैरह का काम सीखा, और वहाँ पे भी सीखना बहुत टफ था। क्योंकि अगर कोई भी न्यू जॉइनिंग आता है ना, तो उनको ऑफिस वर्क नहीं देते हैं, उनको देते हैं फील्ड वर्क। और आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, उस टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन नहीं था। यहाँ तक कि अगर वैट भी है, उस समय वैट चलता था, आज जीएसटी हो गया है, ठीक है? तो उस समय वैट का भी अगर कोई चालान, यानी कि जो उसका टैक्स जमा होता है, वो बैंक में जाके ही जमा करना पड़ता था। इनकम टैक्स का भी जो चालान होता है, वो बैंक में जाके ही जमा करना पड़ता था। और वहाँ पे बैंक में एक हम ही नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग चालान वाले होते थे। उनका एक अलग ही लाइन होता था, तो वहाँ पे 2 घंटा, ढाई घंटा, 3 घंटा लग जाता था। यानी कि ये समझिए कोई अगर न्यू जॉइनिंग आया है, उनको फील्ड के लिए भेज दिया, तो पूरा दिन उधर ही निकल जाएगा उनका। फिर भी मैंने वहाँ पे भी जान-पहचान बनाया। जान-पहचान बनाने के बाद में फिर वहाँ पे जो काम लोगों को 2-2 घंटे में होते थे, मेरे 10 मिनट में हो जाते थे। ठीक है? यानी कि अगर ऑफ़िस से मैं निकला तो आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, और 10-15, मैं ये कह रहा हूँ आधा घंटा और, 1.5 घंटा में मैं फिर वापस ऑफ़िस आ जाता था। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर सीखने का जुनून था। वहीं मेरे साथ के अगर और 5 बंदे जा रहे हैं अलग-अलग बैंकों में, क्योंकि भाई वो वहाँ पे टाइम लगाते थे। वो क्या 2 ढाई घंटे या 3 घंटे उनका लग रहा है ना, तो वो इधर-उधर घूमते, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिक स्कूटी उन्होंने दे रखा था सबको। तो वो इधर-उधर घूमते-घामते, क्योंकि भाई उनको ऑफ़िस टाइम निकाल देना था। 5 बजे आ रहा है, कोई 5:30 बजे आ रहा है, क्या तो सर्वर नहीं चल रहा था, ये नहीं चल रहा था, वो नहीं चल रहा था। लेकिन मैं सिर्फ़ 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर वापस ऑफ़िस में आ गए। भाई कौन क्या कर रहा है, उस समय टैली वगैरह पे अकाउंटेंसी वगैरह सब कुछ लेज़र वगैरह चढ़ाता था। लोगों से पूछता था, लेकिन वो लोग ज़्यादा बताते नहीं थे। तो फिर एक भैया थे वहाँ पे जो कि सीनियर थे, तो फिर मैंने उनसे बोला, भैया देखो मेरा सैलरी तो बहुत ज़्यादा है नहीं, मेरे पास 1500 रुपए मिलते हैं, मैं ये 1500 आपको दे दूँगा, जो जाना-आना ऑटो से करता हूँ ना, मैं पैदल कर लूँगा, लेकिन मुझे काम सीखना है। तो फिर वो डेडिकेशन देख के उन्होंने बोला कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तेरे से पैसे भी नहीं चाहिए, तू काम सीख। तो फिर वहाँ से धीरे-धीरे काम सीखना शुरू किया। और वो सीखने के बाद में मान लीजिए कि वहाँ पे अब धीरे-धीरे मेरी सैलरी भी इंक्रीज़ होने, बिकॉज़ ऑफ़िस वर्क मैं जानने लगा, तो धीरे-धीरे करते-करते 4000 5000 ऐसे 5000 तक मैं पहुँचा था। फिर वहाँ भी मैंने एक दिन, क्योंकि मैं कहीं भी रहता हूँ ना, तो एक चीज़ हमेशा करता हूँ, आस-पास की चीज़ों पे ध्यान रखता हूँ। कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस लिए आ रहा है। तो अब सीए साहब के यहाँ मैं बैठता था, तो वहाँ पे भी कुछ लोग आते थे, जाते थे, वो क्लाइंट नहीं होते थे। तो मैं जो सीनियर भैया थे उनसे पूछा कि भैया ये लोग क्यों आते हैं? तो वो बोल रहे हैं ये लोग कंसल्टेंट हैं। ठीक है? मैं कंसल्टेंट से मतलब, तो वो कह रहा है कि भाई देख, टैक्सेशन का काम कोई भी कर सकता है, तू चाहे तू कर सकता है, कोई भी कर सकता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सीए ही कर सकते हैं, उसके अलावा बाकी सब काम कोई भी कर सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए वैट का रिटर्न फाइल करना,
उसके क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, हर चीज़ एक इंडिविजुअल भी कर सकता है पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे। लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, उसके साथ जो बैलेंस शीट बनाया है, उसको एटरेस्ट करने का काम सीए ही का है। मतलब सीए के अलावा कोई और एटरेस्ट नहीं करेगा। तो मैं उस चीज़ को समझा, यानी कि वो लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, जब एटरेस्ट करने का टाइम आ रहा है तो 500,000 रुपये दे के वो चले जा रहे हैं। फिर ऐसे करते-करते फिर मैंने ये दिमाग लगाया, भाई फिर मैं भी क्लाइंट बनाता हूँ। काम सीख चुका था मैं, तो मैं भी क्लाइंट बनाता हूँ, फिर मैं भी इस तरीके से कंसल्टेंट वाला काम करूँगा और दिमाग ये भी लगा लिया था ये क्लाइंट से आराम से अगर कोई जुड़ गया, तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई भी आपके साथ जुड़ गया तो उसका हर महीने का खर्चा एक बंध जाता है कि मतलब 2,000-3,000 रुपये आप उससे कमाओगे ही कमाओगे, कि उनका रिटर्न हर महीने जाना है और आपसे मतलब आप उनसे हर महीने चार्ज करोगे। तो लेकिन क्लाइंट आए कहाँ से? मैं तो यहाँ दिन भर ऑफ़िस में हूँ। फिर अब मैं दिमाग ये लगाया कि भाई जब मैं सेल्स टैक्स ऑफ़िस जाता हूँ या इनकम टैक्स ऑफ़िस जाता हूँ, तो जैसे मान लीजिए टैक्स ऑफ़िस ही जा रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ लोग जो हैं, जिनको मान लीजिए कि मैं ही हूँ और मैं एक दुकान खोलना चाहता हूँ, वहाँ पे वैट की ज़रूरत है। आज के डेट में अगर बोलें तो जीएसटी की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता है कौन करता है, क्योंकि सबको नहीं पता है कि सीए या एडवोकेट या फिर ये कंसल्टेंट करते हैं। तो मैं कहाँ जाऊँगा? आस-पास के ऑफ़िसेज़ में। तो मैं जब भी जाता था सेल्स टैक्स ऑफ़िस में, तो वहाँ पे मैं देखता था कि कुछ लोग ऐसे ही भटकते-भटकते आ जाते थे कि भाई मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन वहाँ पे तो होगा नहीं। तो वहाँ पे जो पियून वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, जो उनके कॉन्टैक्ट में सीए या फिर ये कंसल्टेंट वगैरह होते थे, उनके पास में रेफ़र कर देते थे। उनका कुछ कमीशन मिल जाता होगा, उनका सीटिंग होगा पहले से ही। तो मैंने यही देखा, मैंने चलो भाई पियून से ही बात करता हूँ। लेकिन ना मेरे पास ऑफ़िस, ना मेरे पास में कोई क्लाइंट, ना मेरे पास कोई एक्सपीरियंस, कोई पियून मेरे से क्यों मिलेगा और उसका पहले से जो चल रहा बिज़नेस है उसको क्यों ब्रेक करेगा? एग्ज़ैक्टली। नहीं करेगा ना। तो फिर ये भी मतलब प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई। फिर थोड़ा-सा दिमाग का इस्तेमाल किया, तो मैंने भाई जो लोग सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, पियून से बात करके आ रहे हैं, उतरेंगे तो सीढ़ियों से ही, बिल्कुल। ठीक है? तो वो सीढ़ी से जब उतरते थे, मैं वहाँ पे पकड़ता था उनको कि क्या बात हुई है? क्या कराना है आपको? तो ये वैट रजिस्ट्रेशन कराना है, कितना खर्चा बताया? तो 5,000 रुपये बताया, मैं आपका 3,000 में करा दूँगा। उस समय खर्चा लगभग 1,000 या 1,200 रुपए के आस-पास आता था। लेकिन मैं उनको बोलता था आपको 3,000 में करा दूँगा। आप चलो ठीक है 3,000 छोड़ो 2,000 में करा दूँगा। आगे का जो रिटर्न वगैरह का है, जो आप बोल रहे हो कि भैया 2,000 की बात है, मैं आपका 1,000 रुपए में कर दूँगा। तो ये जब जब उनको दिखता था कि हाँ, ये करा देगा और यहाँ पे ये है भी, इसके हाथ में 5-7 फाइल भी पड़े हैं, हर चीज़ है। तो वो कहीं न कहीं अब लोगों को ये दिखता है ना कि हर महीने का जो खर्चा बंधने वाला है, कहाँ 3,000 है, कहाँ 1,000 या 1,500, और जो रजिस्ट्रेशन का मैं 5,000 दे रहा हूँ, ये कह रहा है गारंटी के साथ मैं कर दूँगा। दूसरी चीज़ मैं उनको ये भी ऑफ़र करता था, जो गवर्नमेंट का फ़ीस कटता है, वो बस खाली आप अपने पैसे से कटा दो, बाकी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद देना। क्योंकि मेरा मोटिव वहाँ पे जो है ना, उनसे वन टाइम कमाना नहीं था। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन के रेगुलर। पैसे हैं, वो 5,000 है, उसमें 1,000 रुपए का खर्चा है, तो 4,000 रुपए कमाना मेरा मोटिव नहीं था। मेरा मोटिव ये था कि यहाँ तक कि 1,000 रुपए में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 1,000 रुपए ही वो दे दें मुझे, तो भी मैं उनका रजिस्ट्रेशन करा दूँगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद से वो उनसे मैं रिटर्न का पैसा चार्ज कर सकता हूँ। और स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि मेरा जो एम होता है या जो सोच होता है, मैं लंबे मतलब लॉन्ग टर्म की सोचता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म कभी नहीं सोचता हूँ। तो इस तरीके से करते-करते 14 क्लाइंट मैंने बनाए और 14 क्लाइंट से आराम से 40-50 हज़ार रुपए मेरा महीने का होने लगा था। लेकिन दिक्कत ये आई कि भाई मेरे पास टाइम नहीं बचता था, क्योंकि वहाँ पे जॉब भी कर रहा हूँ, फिर रात को जाके उनका अकाउंटेंसी वगैरह भी क्लियर करना है, भाई लेजर वगैरह भी देखना है, बैंक रिकन्सिलिएशन भी करना है और बाकी और भी बाकी चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब ये फिर ये 5,000 वाला जो जॉब है, ये नहीं करना है। तो फिर मैंने सीए साहब से बात किया, तो सीए साहब से बात करने के बाद में जो है, वो कहीं न कहीं नाराज़ नहीं हुए। उन्होंने ये देखा कि भाई इतने सालों से लड़के मेरे पास काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में वो चीज़ डेडिकेशन नहीं है, वो हिम्मत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है ये हिम्मत। उनके पास ये हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो जॉब में ही बंधे रहना चाहते हैं और मैं जॉब में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं कहीं न कहीं बाहर निकलना चाहता हूँ। तो वो कहीं न कहीं खुशी हुए और बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आगे कोई भी ज़रूरत पड़े, तो तू मेरे पास आ सकता है। जैसे मान लीजिए अटेस्ट कराना या बाकी चीज़ें के लिए या कोई डिस्कशन भी करना वैसे हो। भी जो सिंसियर लोग होते हैं उनको लोग हमेशा वेलकम करते जी। हैं। तो वो बोले कि कभी भी तू आ सकता है, तेरे लिए दरवाज़ा हमेशा मेरे पास खुला है। मैं वहाँ से गया, फिर उसके बाद में 2010 में मैंने अपना ऑफ़िस स्टार्ट किया था सेक्टर 10 में ही, और आज भी मेरा 2010 नहीं 2011 स्टार्ट मैंने 2010 में किया था। 2011 में जस्ट डायल पे रजिस्टर्ड होगा सिंह टैक्स हब के नाम से। आज भी आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, 2011 का ही रजिस्ट्रेशन है वहाँ, और वहाँ पे मेरे ऑफ़िस का उस टाइम का फ़ोटो भी दिख जाएगा, मैं भी वहाँ बैठा हुआ मिल जाऊँगा आपको। ठीक है? मेरा पुराना नंबर भी दिख जाएगा, जो कि अब बंद हो चुका है। तो वो चीज़ें स्टार्ट हुई, उसके बाद में धीरे-धीरे करते-करते मैंने 40-50 एक मतलब 40-45 मतलब 50 तक क्लाइंट मैंने बना लिए। फिर उसके बाद में मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, सब चीज़ अच्छा चल रहा है। उसके बाद में फिर धीरे-धीरे करते-करते इस नोएडा जैसे शहर में 2015 में मैंने पहला प्लॉट लिया।
फिर थोड़ा बहुत लोन वगैरह लेके उस पर घर बनाया। घर बनाने के बाद में फिर धीरे धीरे करते करते मैंने पहली गाड़ी ली। गाड़ी लेने के बाद में फिर कुछ दिन बाद जो है एक और प्लॉट लिया 2018 में। फिर 2018 में ही जो है नवंबर या अक्टूबर ऐसे ही होगा कुछ, मतलब एग्जैक्ट महीना याद नहीं है, लेकिन नवंबर ही मेरे ख्याल से होगा। उस टाइम पे जो है एक मेरा क्लाइंट ही आया और मैं देख रहा हूँ मोबाइल में लगा पड़ा है। ग्रीन चार्ट, वो जो चार्ट होता है ना, ग्रीन रेड ये सब चल रहा है, वो मोबाइल में सामने लगा हुआ है। वो थोड़ा सा फ्रेंडली हो गया था, डेली आना जाना हो गया था उसका, क्योंकि उसका नीचे ही फैक्ट्री चलती थी ये मोल्डिंग वगैरह की। तो वो आगे बैठे, मैं क्या कर रहे हो, तो ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ से मैं डेली के 500-1000 रुपये निकाल लेता हूँ। मैं कितने लगा के, मैं 10,000-12,000 रुपये लगाता हूँ, डेली के 500-1000 निकल जाता है। दिखा, तो उन्होंने दिखाया भैया 800 रुपये कमा लिया। मेरे को कहीं ना कहीं अंदर से क्यूरियोसिटी जगी। मैंने भाई उससे प्रोसेस पूछा, तो फिर ये अकाउंट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, डीमेट वगैरह मैंने ओपन करवाया। फिर पहला ट्रेडिंग मैंने 10,000 रुपये से किया, ठीक है। तो ट्रेडिंग नहीं किया मैंने, इन्वेस्टमेंट किया एक तरीके से स्टॉक्स में। और वो जो है ऐसे 1 या 2 स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और वो पैसा मेरा 11,000 हो गया। जब 11,000 हो गया तो उसके बाद में मैं बहुत खुश, भाई मैं तो सब कुछ जान गया हूँ। ये करते हुए मैंने भाई उसमें और 89,000 रुपये ऐड किए कि भाई राउंड में 1 लाख से मैं ट्रेड करता हूँ और फिर देखता हूँ क्या होता है। फिर वो करते 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 मतलब उसी 1 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही 1,72,000 या 73,000 रुपये मैंने बना दिए थे, ठीक है। और वो क्यों बनाए थे, कैसे बना था, क्योंकि भाई मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे ये पता था कि ये स्टॉक मैंने बाई किए हैं, जब तक ये मुझे पैसा नहीं देगा तब तक मैं इससे निकलूंगा ही नहीं, ठीक है। और उस समय चल रहा था बुल रन, तो पैसा बनता गया। किसी भी स्टॉक में लगाओ, आज अगर नीचे गया, कल अगर नीचे गया, परसों वो पैसा बना के दे देता। भाई बहुत बढ़िया है भाई, 10,000 लगा रहा हूँ, 2-3 या 3 दिन में भाई पैसा दे रहा है। और ऐसे करते करते 2,73 के आसपास बन गया था। फिर 2019 में क्रैश आया, उस टाइम पे जो है वो 2,73 मैं देख रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ भाई अब बाउंस बैक आएगा, कि भाई आदत हो चुकी थी, अब बाउंस बैक आएगा। लेकिन वो धीरे धीरे 10 मतलब पहले 5%, फिर 7%, फिर 10%, फिर लास्ट में जो है मतलब कलेजे पे पत्थर रख के 1,32 1,33 के आसपास मैंने उसको कट किया था। फिर मैंने सोचा भाई क्या गलती कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। फिर ऐसे यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर रहा था, तो उस समय ये देखा कि भाई जीरो हीरो ट्रेड आज मैंने बनाए 1 लाख से 5 लाख रुपए। और वो थंबनेल इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि किसी का भी मन कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वह देख रहा हूँ, हकीकत में उसने बनाए हुए हैं भाई, वो दिखा रहा है। आज मान लीजिए सेबी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हुई है, और आज मान लीजिए सेबी थोड़ा सी रेस्ट्रिक्ट हुई है, और आज के डेट में उस तरीके से लाइव ट्रेडिंग वगैरह नहीं चल रही है। उस टाइम पे जो है सब कोई जो देखो भले ही फेक दिखा रहा हो, रियल दिखा रहा हो, जो भी चीज़ें, लेकिन दिखाने में कोई वो मना ही नहीं था, कोई कुछ भी डाल रहा। तो उस टाइम पे फिर मैं वो देखा भाई ऑप्शन क्या है, तो भाई कॉल है, पुट है। कॉल पुट क्या है, ऊपर मार्केट जा रहा था कॉल ले लो, नीचे मार्केट जा रहा था पुट ले लो, कम पैसों में भी मिल जाती है। कम पैसे में मिल जाता। अब बस मैं सीख गया ऑप्शन ट्रेडिंग। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है भाई, ऊपर जा रहा था पुट ले लो, कॉल ले लो, नीचे जा रहा पुट ले लो, ठीक है। इस तरीके से करते 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 उससे भी पैसे मैंने बनाए, ठीक है। उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें हुई थी मेरे साथ में। तो जब वो पैसे बनाए उसके बाद में क्या था कि एक टाइम ऐसा आया था कि उस टाइम पे मुझे एक्सपायरी नहीं पता, ना थीटा पता, ना गामा पता, ना कुछ पता, ठीक है। तो उस टाइम पे भी जो है एक एक्सपायरी को मेरे सारे कैपिटल वाइप आउट हो गए। क्यों? क्योंकि भाई उस समय मैं पुट लेता जा रहा था, मार्केट नीचे जाता जा रहा था। एक टाइम ऐसा आया कि भाई मैंने वहाँ पे पुट ही लिया, और सेकेंड कैंडल पे ही बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा कैंडल बना दिया। मैं भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट वाला था ना, मैं कोई बात नहीं, कल नीचे आ जाएगा। और उस दिन एक्सपायरी था, मैं अगले दिन टर्मिनल खोल के देख रहा हूँ, भैया सारा पैसा जीरो हो गया, 700-800 रुपये बचे होंगे। फिर मैंने ब्रोकर को कॉल किया, फिर ब्रोकर कह रहा है कि भैया आपका तो एक्सपायर हो चुका है, आपका इतना लॉसेस हो चुका है। तब मुझे समझ में आया कि भाई ये भी चीज होती है, जो दिख रहा है वो है नहीं, थोड़ा डिटेल हाँ। जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने इस पे चीजें देखी कि भाई क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने भाई थीटा भी होता है, मतलब ये थीटा होता है, गामा होता है, बाकी सब चीजें भी इसमें देखना पड़ता है। उसके अलावा सिर्फ कॉल और पुट जानने से नहीं होता, थोड़ा टेक्निकल भी जानना है, कैंडलस्टिक भी जानना है, हर चीज जानना है। तब फिर मैं उन चीज़ों पे थोड़ा स्टडी वगैरह किया। फिर जो है मैंने कुछ पैसे जो मेरे सेविंग के बचे थे वो भी मैंने लगाए, कुछ क्रेडिट कार्ड से भी लगाए, बिकॉज पहले के जो नुकसान है वो अब 10-20 हज़ार से तो भर पाया होगा नहीं, होगा भी नहीं। दूसरी चीज क्या है, दिमाग यही कहता है भाई 2 लाख गए हैं तो 2 लाख रुपए और लगाते हैं, 2 का 2 रिकवर कर लेना, ठीक है। इस तरीके से करते करते वो क्रेडिट कार्ड वाले भी पैसे चले गए, सब चीज चले गए। उसके बाद में फिर क्या था, लास्ट में जो है जीजा से मैंने 4 लाख रुपए उधार लिए थे। उस समय क्या था, जीजा जी ने जो है काफी दिन पहले ही
अपना वो जॉब छोड़ के अपना शोरूम खुद का छोटा सा स्टार्ट किया था, उसको ग्रो करते करते उस समय अच्छा खासा उनका बिजनेस हो गया था, बिकॉज उनको बाहर से भी कुछ इन्वेस्टर मिल गए थे। तो उनसे मैंने 4 लाख रुपए उधार लिए थे। और एक क्लाइंट का जो है ना, एक इनकम टैक्स जाना था, उनका जो टैक्स बन रहा था 6 लाख कुछ का बन रहा था, 6,28,30 हज़ार रुपये के आसपास, तो उनका वो टैक्स जाना था। तो मैंने ये दिमाग लगाया, क्योंकि उस समय थोड़ा सा ऑनलाइन पोर्टल वगैरह स्टार्ट हो गए थे, तो क्योंकि 2010 में नहीं होता था, जब मैंने बताया कि फील्ड में जाना पड़ता था, लेकिन 2018 के आसपास या 2019 के आसपास सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी थी लगभग। तो फिर मैंने उनसे बोला कि एक काम करो, आप वहाँ का चेक दोगे, वहाँ जाकर लाइन लगाना पड़ेगा, आप एक काम करो, मेरे नाम पे ही आप चेक काट के दे दो, मैं अपने अकाउंट में क्लियर करा के और डायरेक्ट अपने अकाउंट से ही उसका टैक्स भर दूंगा। हाँ। मैंने वहां से लिया, अपने अकाउंट में डाला, लेकिन फिर दिमाग घूम गया, जीजा का जो 4 लाख लिया था वो भी, और उनका जो 6,33 था ये भी मैंने ऐड कर दिया डीमैट में। मैंने ये सोचा कि भाई पैसे हैं, 2-4 दिन घुमा के फिर इनको वापस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में वो 10 लाख रुपए से जो है, फिर मैंने उस टाइम पे अच्छा खासा पैसा बनाया था। वो था जब ये लॉकडाउन लगने वाले थे। मतलब ये है कि उस समय 10 लाख से लगभग 32-34 लाख रुपए तक मैंने पहुंचा दिया था। 10 लाख से? 10 लाख से, ठीक है। ऑप्शन बाइंग से? ऑप्शन बाइंग से। बट आपने बड़ी हिम्मत दिखाई, मतलब अपना पैसा ना होते हुए दूसरे का पैसा लगाना तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन उस समय फिर क्या था, वो हिम्मत नहीं, वो अब मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि अगर मेरे पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम या कोई पैसे आने का सोर्स नहीं दिख रहा, नहीं दिखता, लेकिन पहले नुकसान, कोई भी ट्रेडर हो, आप भी बताना एक बार, क्या होता है ना कि अगर मैं ही ट्रेडर हूँ, मैंने एक बड़ा सा नुकसान कर दिया ना, अगर कोई भी पैसा, मेरे पापा का भी पैसा मिल जाए, मेरे भाई का पैसा मिल जाए, किसी का मिल जाए, सबसे पहला थॉट ये आता है, भाई आज जो नुकसान हुआ ना, ये पैसा लगा के वहां से रिकवर कर लेता हूँ और बाकी इनका पैसा फिर वापस कर देंगे। यही सबसे पहला थॉट आता है, और यही मेरे दिमाग में भी आया था कि भाई उनका इनकम टैक्स के लिए तो 1 महीना बचा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले देंगे तब तक, उससे पहले तो हम कमा लेंगे अच्छा खासा, और कमा भी लिया। लेकिन कमा लेने के बाद में वही है, उस समय लॉकडाउन, और लॉकडाउन के टाइम की ही बात है, और लॉकडाउन से पहले से ही मार्केट नीचे गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, क्योंकि सेंटिमेंट पुअर हो चुका था मार्केट का। तो ऐसा था कि अब उसका एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैंने जो है पहला दूसरे कैंडल पे जो है ना, बैंक निफ्टी का मैंने पुट लिया, क्योंकि मेरा आदत हो चुका था पुट लेने का। पुट लेता था, प्रॉफिट हो जाता, निकल जाता था, और मुझे ये नहीं मतलब है कि भाई 10 पॉइंट से हो रहा है या 5 पॉइंट से हो रहा है, ठीक है। मुझे जनरली पुट ना जल्दी पैसा देती है कॉल के बजाय। हाँ, तो मैं वहां पे पुट ले रहा हूँ, पैसा बन जा रहा है। उस टाइम पे सेकेंड कैंडल पे लिया, और थर्ड कैंडल जो है ना, इतना बड़ा बनाया कि मेरा 34 लाख रुपया सीधे 12 लाख रुपया दिखा रहा है, ठीक है। 34 लाख से 12 लाख, मैं चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं भाई, इतने दिन से मार्केट गिरता हुआ आ ही रहा, कल फिर गिर जाएगा। मैंने उसको छोड़ दिया तो कल के दिन बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ, और गैप ओपन होने के बाद में वो भी कैपिटल खत्म। मतलब जो लोगों से पैसा लिया था सब गया, जीजा का भी पैसा गया, मेरे क्रेडिट कार्ड भी गए, उसका टैक्स वाला भी गया, सब पैसा चला गया। उसके बाद में मैं करूँगा, मैं डिप्रेशन में 1 महीना घर पड़ा रहा कि भाई इतना जो बिल्कुल जीरो से उठा है ना, उसके लिए इतना बड़ा अमाउंट बहुत बड़ा होता है। और मेन क्या है कि मैं मेहनत के कमाई से एक एक पैसा जोड़ के मैंने यहाँ घर बनाया, एक जमीन लिया, गाड़ी लिया। मैं देख रहा हूँ इतने दिन का जो मेहनत किया है वो सब एक साथ ही गया। फिर वो वहाँ पे मैं घर पे डिप्रेशन में पड़ा हुआ हूँ। फिर जब तक वो क्लाइंट के पास में जो है 1-1.5 महीने बाद नोटिस आ जाता है। उसके बाद में फिर वो जब नोटिस आता है, वो कह रहा है भैया मैं तो दे चुका हूँ, तो वो मेरे ऑफिस आता है, ऑफिस में मेरे से मुलाकात नहीं होती है, 2-4 दिन ऐसे ही घूमता है। फिर उसके बाद तोड़ फोड़ करने की धमकी देता है। फिर लास्ट में क्या हुआ कि भाई उसने FIR तो नहीं किया, लेकिन हाँ पुलिस लेके आ गया। फिर पुलिस वाला ने भाई वो बोला कि भाई आ जा, नहीं तो मैं तेरे घर आ रहा हूँ, ये वो। फिर मैंने वाइफ से बात किया, 2019 से मेरी शादी हो चुकी है। तो फिर मैंने वाइफ से बात किया, तो वो उनका कहना यही था कि भाई मैं पहले आपको बताया था कि एक घर बनाया था, उसके जस्ट बगल में 100 गज की और प्रॉपर्टी मिले थे, वो मैंने बाई किया था। तो उन्होंने बोला कि देखिए ये घर या जमीन या जो बगल वाली प्रॉपर्टी या गाड़ी बनाया किसने? आपने। तो अगर आप आज परेशानी में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बगल वाला प्लॉट निकाल दो, आपका परेशानी हल हो जाएगा। फिर वही चीज़ मैंने वही सोचा। फिर बगल वाला प्लॉट मैंने कहीं ना कहीं सेल आउट किया। उस समय 18 लाख रुपए मिले थे, 18 में ही खरीदा था। 18 का जो है 21-22 के आसपास रेट चल रहा था, लेकिन लास्ट में फिर 18 में बेचना पड़ा, क्योंकि उस समय लॉकडाउन लग चुके थे, रजिस्ट्री बंद थी और प्रॉपर्टी के रेट उस समय डाउन हो चुके थे। और जरूरत पे आपको पैसा चाहिए था, तो आपके पास टाइम भी नहीं था। दूसरी चीज वहाँ पे लॉकडाउन लग चुकी थी और रजिस्ट्रियाँ बंद थी, तो कोई भी जो ब्रोकर होता है थोड़ा सा फायदा उठाना चाहता है। तो जिससे मैंने लिया था उसी को मैंने अप्रोच किया और वही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। 18 लाख रुपए दिया, फिर उन लोगों को दे के 4-4.5 लाख रुपए के आसपास बचा था। मैंने वो 4 लाख FD कर दिया,
50,000 रुपये रख लिया, क्योंकि कुछ ऑफिस के रेंट भी जाने थे और बाकी मतलब क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ चुकाने के बाद में ये बचा हुआ था, और कुछ घर के भी खर्चे होते हैं, तो ये रखा। फिर ऐसे मैंने पूरा अंदर से वो कर लिया कि नहीं, अब ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। फिर 5-6 महीने बाद मार्केट बुला ही लेता है, ठीक है। ऐसे ही कोई न्यूज़ वगैरह देखा भाई, उसके बाद चलो चार्ट खोल के देखते हैं, चार्ट खोल के देखा तो अंदर से कुछ ना कुछ हुआ। तो उसके बाद में लेकिन फिर मैंने एक बार अंदर इन करने से पहले ये सोच लिया कि भाई नहीं, जो गलतियां मैंने पहले की है वो दोबारा नहीं दोहराना है। अब वो गलतियां क्या है पता कैसे चलेगा, वो उसके लिए जो है मैं प्रॉपर 10-15 दिन तक सब कुछ देखता रहा कि भाई क्या गलतियां थी क्या नहीं थी। तो गलतियां यही थी भाई, देखिए मैं उस समय यूट्यूब पे डिपेंडेंट था, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिपेंडेंसी कोई खराब चीज़ है, लेकिन क्या है कि कोई भी जो बिगिनर होता है ना, स्टार्टिंग में क्या करता है कि अगर बोल रहा हूँ कि भाई उसने मतलब मैं ही अगर बिगिनर हूँ और किसी ने बताया कि यहाँ पे जो है RSI इससे ऊपर है तो कॉल ले लो, मैं कॉल ले लेता था। यहाँ पे भैया MACD इसको क्रॉस ओवर करके नीचे जा रहा है, यहाँ पुट ले लो, तो मैं उस चीज़ पे बिलीव करता था, यानी कि रैंडम ट्रेडिंग। और RSI ने अगर एक बार प्रॉफिट दिखा दिया, नेक्स्ट टाइम जो लॉस कर दिया, तो भाई RSI से मेरा मन उठ गया। मन उठ गया, नहीं ये सही काम नहीं करता है। वो होता ही यही है, एक इंडिकेटर से हमें लगता है अभी प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन अगर वो 2-3 बार के बाद लॉस दिखा देता है तो हम सोचते छोड़ो अब छोड़, अब फिर दूसरे पे चलते हैं। दूसरे बार, ये नॉर्मल है। हाँ, तो यही दिमाग लगा भाई, अब तक जो है 8-10 चीजों पे मैं ट्रेड करूं, अगर यही मैं किसी एक चीज पे ट्रेड करूं, किसी एक चीज को मास्टर करूं, तो फिर उस समय मैंने वो दिमाग लगाया, सब कुछ गलतियां वो की कि भाई कभी मैं डिसिप्लिन रहा ही नहीं हूँ, रैंडम कुछ भी ट्रेड कर रहा हूँ। और उसके बाद में जब ये सब चीजें मेरे समझ में आई, उसके बाद से मैं अपने आप को बिल्कुल डिसिप्लिन बनाया, और डिसिप्लिन के साथ ही उस समय से लेके आज तक मैं करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी खराब होती है, कोई भी इंडिकेटर खराब होता है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई स्ट्रैटेजी क्या करता है, स्ट्रैटेजी आपको एंट्री दिलाता है, आपको एग्जिट बताता है। मान लीजिए कोई भी स्ट्रैटेजी है तो वो कह रहा है कि हाँ इसके नीचे जाए तो SL ले लेना, इससे ऊपर जाए यहाँ तक तो buy पहुंचे कर तो लेना। वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन अगर मैं ट्रेडर हूँ, मैंने उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया, वहां पे मुझे ये दिखा रहा है स्ट्रेटजी कि भाई 5,000 रुपये का टारगेट होना चाहिए, और 1,000 रुपये मेरे लिए बहुत है, तो जैसे ही उसने दिखाया 1,500 प्रॉफिट, मैंने बुक मार दिया। क्यों? 1,500 रुपये बहुत ज्यादा है, क्या पता अगला कैंडल नीचे आ जाए। और आप लेकिन एक्सपीरियंस कर चुके थे इस चीज हाँ, को, तो आपको डर भी था। बिल्कुल। लेकिन वहां पे मैं देख रहा हूँ, जब मैं निकल गया तो मार्केट तो 5,000 देने गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 3,500 का नुकसान तो मेरा ही हुआ। अगर मैं डिसिप्लिन होता तो वो 3,500 ही मिलते, बिल्कुल मिलते ठीक है। वही चीज एसएल की तरफ, हर एक किसी का जो है ना उल्टा थिंकिंग थोड़ा सा स्टार्टिंग में होता है। वही एसएल की तरफ मुझे पता है कि 10 पॉइंट का मेरा एसएल है, ठीक है, लेकिन मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता जा रहा है, मैं एसएल और ट्रेल का मतलब हम फेवर में नहीं लेके जा रहे हैं, और नीचे खिसकाते जा रहे हैं। क्या होप में कि अभी मार्केट यहाँ हाँ, से नहीं, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, एक बार सीटीसी पे पहुंच जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट पे यहाँ पे निकल जाऊं, ठीक है। और वो मतलब वही सबसे बड़ी गलती होती है, और एक ही दिन में सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो ये सब चीजें मैंने ऑब्जर्व किया, उसके बाद में मैं अपने आप को बिल्कुल डिसिप्लिन बनाया, और उसके बाद में बस 1-2 चीजों पे ही फोकस करते हुए आज तक मैं ट्रेड करता हुआ आ रहा हूँ। और ऊपर वाले के कृपा से चलिए, इसी ट्रेडिंग की वजह से एक 100 गज का प्लॉट भी करा था, आज के डेट में इसी नोएडा के अंदर कम से कम 2,000 गज से ऊपर बना लिया। क्या बात है। तो दोस्तों अभी बने रहिए, क्योंकि अभी तक इन्होंने स्ट्रैटेजी नहीं बताई है, बाकी इन्होंने अभी अपनी स्टोरी पूरी बता दी है कि ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बन सकता है, और खुद ही बता रहे हैं कि नोएडा जैसी जगह में अभी इन्होंने जो प्लॉट इन्होंने बेचा था उससे कितने मल्टीफोल्ड्स प्लॉट आपके आ गए। तो राहुल जी, अब आप मुझे ये बताइए कि स्ट्रैटेजी क्या है जिससे पैसा बने, और आप कंप्लीटली ऑप्शन बाइंग करते हैं? नहीं, कंप्लीटली नहीं करता हूँ, लेकिन ऑप्शन सेलिंग मेरा पैरेलल चलता रहता है। लेकिन अधिकतर टाइम में जो क्या कहते हैं, आपका जो मेरे अपने चैनल पे भी या बाकी जगह भी मैं ऑप्शन बाइंग ही दिखाता हूँ, बाइंग ही करता हूँ। बाकी अभी आगे ऑप्शन सेलिंग का भी सिखाऊंगा। लेकिन क्या है ना कि अधिकतर लोग जिसको शुरुआत करना है, तो वो मान लीजिए अधिकतर लोग जो रिटेलर हैं उनके पास में पैसा नहीं होता है भैया 2 लाख 2.5 लाख रुपया हो जो ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट कर सकें। नहीं, बेसिकली मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ, पैरेलली जो है मेरा ऑप्शन सेलिंग भी चलता रहता है। अगर आपके पास में कैपिटल अगर ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसको फिर आप ऑप्शन बाइंग में ही डाइवर्ट करके नहीं लगा सकती। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है अपना कैपिटल अलग अलग जगह पे डाइवर्ट करके भी चलना पड़ता है, कि कुछ ऑप्शन बाइंग से भी कर रही है, कुछ स्टॉक में भी डाल रही है, और कुछ ये अपना ऑप्शन सेलिंग में भी कर रही है। तो मेरा जो है अधिकतर पार्ट ऑफ कैपिटल ऑप्शन सेलिंग में चलता है। कुछ जो है ऑप्शन बाइंग, पैसे मैंने ऑप्शन बाइंग से ही बनाए, और कुछ पैसे मेरे बिजनेस के भी हैं जो कि मैं इधर टॉप अप करता रहता हूँ। तो ऑप्शन बाइंग क्या है कि आपको मतलब धीरे वो आपको थोड़ा जल्दी ग्रोथ दे देता है, लेकिन क्या है अगर डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो बहुत जल्दी नीचे भी लेके जाता है।
तो उसमें क्या है, आपको डिसिप्लिन के साथ चलता है। ऑप्शन सेलिंग में क्या है, आपका पीस ऑफ माइंड मिलता है कि आपने कोई भी ऑप्शन सेल कर दिया अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ एक बार मार्केट जब ओपन हो रहा है और एक बार जब क्लोज हो रहा है उस टाइम पे आपको एडजस्टमेंट करना है। उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एक्सपीरियंस हो चुका है तो। और ऑप्शन बाइंग में क्या है, आपको वहाँ पे परमानेंटली कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो सेम डे ही आप, भले ही आप 10 दिन से जो है थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा आपने बना लिया, लेकिन एक दिन में ही वो सारा का सारा ले प्रॉफिट भी जाएगा और आपका कैपिटल भी जा सकता है। तो आप क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं और अपनी कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें आपने अपनी कैपिटल ब्लो ऑफ करी है और बहुत मेजर कैपिटल ब्लो ऑफ करी है, तो उसमें आप कैसे करते हैं फिर? देखिए, मेरा स्ट्रेटजी जो है ना, स्ट्रेटजी तो वैसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी जो फिलहाल करता हूँ और मैं अपने चैनल पर भी व्यूअर को दिखाता हूँ, मैं अभी बिल्कुल सिंपल करता हूँ। सिंपल क्या है, जैसे मान लीजिए सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है या फिर कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है या फिर वहाँ ट्रेंड लाइन तक मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो मैं जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट में मार्केट अगर आ रहा है तो सपोर्ट पे अधिकतर टाइम क्या होता है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ एसएल हंटिंग भी सबसे ज्यादा होती है। होती है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैंने अपना एक रेंज ड्रॉ किया। रेंज ड्रॉ करने के बाद में एसएल हंटिंग जब कब होता है, जैसे मान लीजिए मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा उसके बाद में नीचे जाएगा, तो मैं कभी भी वहाँ पे ये नहीं सोचता हूँ कि सपोर्ट ले फिर एक पैटर्न बनाए, उस पैटर्न का ब्रेकआउट दे, उसके बाद में मैं वहाँ ट्रेड करूँगा, नहीं। उसके बाद में अगर मैं ट्रेड करूंगा ना तो मैं ऑलरेडी 25-30 पॉइंट ऑप्शन का प्रीमियम का हाई पे जाके बाई कर चुका हूँ। यानी कि सपोर्ट के पास अगर आया था वो 200 पे था और मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा तो 230 35 के आसपास मिलेगा मुझे। मैं सपोर्ट पे आते ही वहां बाई कर लेता हूँ। अच्छा। उससे फायदा क्या होता है, मेरे निफ्टी में 50 से लेके 60 पॉइंट, कभी कभी 100 पॉइंट का भी टारगेट होता है, लेकिन कब, जब वो मुझे दिखता है कि हाँ यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर तक कोई रेजिस्टेंस ज्यादा है नहीं, जब ऊपर की तरफ अगर खुला एरिया दिख जाता है तो मैं 100 पॉइंट तक निफ्टी में बुक करता हूँ। तो बेसिकली आप सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हाँ, हैं ऑप्शन सपोर्ट, बाइंग में? रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इन सब चीज़ों पे है अभी फिलहाल मैं अपना ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बाकी और भी स्ट्रेटजी हैं जो कि मैंने बता रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल वगैरह पे भी, और अभी मतलब प्रॉपर मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही चल रहा है। और कितने टाइम फ्रेम पे करते हैं आप? ये मैं एंट्री जो है आपका 5 मिनट पे ही करता हूँ, लेकिन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैं ड्रॉ करता हूँ वो डे टाइम फ्रेम के हिसाब से ड्रॉ करता हूँ। 15 मिनट के हिसाब से वेरीफाई करता हूँ, यानी कि वेरीफाई का मतलब हुआ कि हाँ, जो चीज़ें वहाँ पे दिखी थी, क्योंकि वहाँ पे क्लियर नहीं होता है डे टाइम फ्रेम पर अगर आप जा रही हैं तो वहाँ पे आपको दिख तो गया कि हाँ यहाँ से यहाँ, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल में जाके टच किया है, नहीं किया है, क्या किया, तो वो चीज़ आपको 15 मिनट पर जाके चेक करना पड़ेगा एक बार। उसके बाद में जो है एग्जीक्यूट मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ। उसके बाद में मेरा जो है हर दिन का एसएल फिक्स होता है, टारगेट फिक्स नहीं होता है। एसएल फिक्स होता हाँ, है। एसएल हमेशा फिक्स होता है कि हाँ चलिए एक लॉट में जो है मैं 25 पॉइंट तक का एसएल ले सकता हूँ। ठीक है, अगर 2 लॉट कर रहा हूँ या 10 लॉट कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से वो एसएल मेरा फिक्स है कि भाई 25 पॉइंट मुझे उस वहाँ पे जो है पैसे से मतलब नहीं है, यानी जितने लॉट भी लूंगा उसका 25 पॉइंट मुझे देना है। ये नहीं कि 10,000 का मेरा एसएल फिक्स है, 20,000 का फिक्स है। तो वहाँ पे मेरा फिक्स हो गया 25 पॉइंट, लेकिन टारगेट मेरा फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जैसे ही 10 पॉइंट मेरे फेवर में गया तो मैं निकल जाऊंगा, 5 पॉइंट गया फेवर में, नहीं। मिनिमम 1:2 तो मैं हमेशा लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि कई बार जो है मार्केट मेरे टारगेट प्राइस से 50-50 पैसे जो है छोड़ के वापस एसएल तक हिट कर दिया, लेकिन मैं कभी निकला ही नहीं। आपका फिक्स रहता है, मुझे इतना प्रॉफिट लेना है तो वो लेना ही हाँ, है। मतलब 1:2 हमेशा मेंटेन करना। मैंने एक बार सिस्टम में लगा दिया कि हाँ ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है। इससे पहले उसके बाद में मैं खुद से ही विड्रॉ, मतलब क्या कहते हैं, स्क्वायर अप नहीं करता हूँ कभी। वहाँ पे जो है मैं अपना टारगेट बढ़ा सकता हूँ कब, जब मुझे दिखा कि हाँ ऊपर की तरफ में मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, यहाँ तक मार्केट आ ही सकता है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है कि भैया कोई राउंड लेवल है उसको टच करने जाता है ये मार्केट, तो वहाँ तक जा सकता है। तो उसके हिसाब से फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ कि अभी जो ऑप्शन मैंने लिया है उसका डेल्टा क्या चल रहा है। निफ्टी के पास में अगर 100 पॉइंट बचा है, मान लीजिए 0.5 का डेल्टा आपने लिया है, तो वहाँ पे 50 पॉइंट आपका यहाँ पे आराम से बन सकता है। तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके फिर मैं अपना टारगेट बढ़ाता हूँ। लेकिन कभी भी यही चीज़ मैं हमेशा मेंटेन करके चलता हूँ कि भैया अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो कभी कम नहीं करना, बढ़ा जरूर सकते हैं। और एसएल कभी मेरा ट्रेल नहीं होता, जो मैं पहले गलतियाँ किया करता था। एसएल मेरा अगर फिक्स हो गया तो हो गया, वहाँ पे भले ही आके एसएल हिट करते कोई दिक्कत नहीं। वो आप एसएल ट्रेल नहीं करते थे, वो आप अपना लॉस को लॉस को अवॉइड ट्रेल कर करते थे। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो वही मतलब उसके बाद से जो है ना मैंने वही कान पकड़ लिया था कि भाई एसएल अगर जा रहा है तो जा रहा है। मैंने ये फिक्स कर लिया कि मुझे एक लॉट में 25 पॉइंट देना है, तो उससे ज्यादा मैं मार्केट को नहीं दूंगा। लेने का कोई वो नहीं है कि मान ली 25 की जगह 50, मैं 1:2 अगर 50 पॉइंट ले रहा हूँ तो 50 की जगह मैं 60 भी ले सकता हूँ, 70 भी ले सकता हूँ, 100 भी ले सकता हूँ, उसकी कोई वो नहीं है। तो इस पे आप टोटल करते हैं, आप अपना जो है ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हैं इस टाइम, ऑप्शन सेलिंग भी कर जी। रहे हैं।
तो राहुल जी एक बात बताइए, कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे सही तरीके से ड्रॉ करते हैं? देखिए, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है ना, वैसे मैं हर महीने कुछ ना कुछ मैं अपने चैनल पे क्या है ना कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मैं चेंज कर देता हूँ। इसलिए चेंज कर देता हूँ बिकॉज बहुत सारे व्यूअर हैं और उनका क्या होता है कि अब मैं किसी ही, को कोई समझ आता है, किसी को जैसे मान कोई। लीजिए मुझे कोई फीचर चाहिए और मैं किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अकाउंट ओपन किया हुआ है और वहाँ पे वो फीचर नहीं है। अब किस प्लेटफॉर्म में वो फीचर है जो मुझे चाहिए वो उनको पता नहीं होता है। तो इससे ये फायदा होता है, हर महीने अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो लोगों को पता चलता है कि भाई इसमें क्या फीचर है, वो चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं है। और किसी को चाहिए अगर वो दिख गया कि हाँ ये वाला फीचर तो इसमें है, तो ये चीज़ व्यूअर को दिखता है। बाकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है। बस ये है कि हाँ, उस ब्रोकर का बस ये देख लीजिए कि डाउन टाइम ना हो ज़्यादा, और बस यही है। तो आप उस पे अपना जो है ट्रेडिंग आप, अच्छा एक बात बताइए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं? वो तो रेंज ही रखते हैं, उसकी पर्टिकुलर हाँ, लाइन तो नहीं, लगाते लाइन नहीं। कभी नहीं रखता हूँ मैं, और हमेशा मैं बताता भी हूँ, कोई कितने टच पॉइंट्स होने चाहिए? मिनिमम 3 टच पॉइंट्स होने चाहिए, तब जाके वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, वो भी डे टाइम फ्रेम में। ठीक ठीक है। है? और दूसरी चीज़ ये है कि अब सिर्फ़ एक लाइन ड्रॉ करके नहीं होगा। मान लीजिए कि पहले मैं देख रहा हूँ कि अब कभी भी अगर उस लेवल पे मार्केट आया होगा, तो मान लीजिए 25,000 का ही लेवल लेता हूँ कि भाई 25,000 पे जो है ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, जा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 बार गया है तो तीनों बार 25,000 पे ही जाके एग्ज़ैक्ट 25,000 से हाँ, वो नीचे आए। 100-200 ऊपर नीचे होता ही है। 100-200 नहीं, लेकिन हाँ, ये मान लीजिए कोई अगर सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग है या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे 10-20 या 50 पॉइंट मैक्सिमम जो है वो ऊपर तक चला जाता है, उसके बाद में रिवर्स होके चला आता है। तो मैं उस 50 पॉइंट या 20 पॉइंट जो भी वो 3 टच पॉइंट, मतलब एक जो है मान लीजिए 25,000 पे, दूसरा जो है 25,010 पे है, तीसरा टच पॉइंट 25,050 पे, तो 25,050 से लेकर 25,000 को मैं एक ड्रॉ कर दिया कि भैया ये एक ज़ोन है। और इस ज़ोन पे जैसे ही मार्केट जाएगा, जैसे मान लिया अगर मुझे लग रहा है 50 पॉइंट का ज़ोन, तो मैं ज़ोन पे जाते ही ट्रेड नहीं लूँगा, फिर वो कम से कम उसके हाफ तक आने दूँगा। अगर आएगा तो लूँगा, नहीं आएगा तो नहीं तो लूँगा। नहीं और होगा। इसकी कोई ये मेरा नहीं रहता है कि भाई मुझे ट्रेड लेना ही लेना है, ये करना ही करना है, नहीं। अगर मार्केट कहीं भी चल रहा है, मेरे ज़ोन से अगर 20 पॉइंट ऊपर से भी निकल गया, मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मेरे ज़ोन पे आएगा तो ही लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। क्योंकि देखिए मार्केट जो है ना, हर दिन ओपन होना है, हर दिन मार्केट चलेगा, हम भी यहीं रहेंगे, मार्केट भी यही रहेंगे। लेकिन अगर हम ज़्यादा जल्दबाजी दिखाएँगे ना, तो क्या नहीं रहेगा, हमारा कैपिटल नहीं रहेगा। और वो सबसे ज़रूरी वो है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कभी जल्दबाज़ी नहीं दिखाता हूँ, जब भी मार्केट में रेंज पे आता है, तो मैं ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, वहाँ पे बिंदास कर देता हूँ, फिर भले ही एसएल चला जाए। अब देखिए कहीं न कहीं अगर किसी कन्फर्मेशन पे भी अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, तो क्या वहाँ एसएल ना जाने का कोई गारंटी है? नहीं है ना, एसएल तब भी जा सकता है। तो मैं ज़ोन पे आते ही अगर ट्रेड ले रहा हूँ, तो हमेशा आपने देखा होगा, चलिए ठीक है, कोई एक सपोर्ट ज़ोन फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, एसएल मेरा चला गया। लेकिन अधिकतर टाइम सपोर्ट ज़ोन या रेजिस्टेंस ज़ोन पे मार्केट जाते ही रिवर्सल बहुत तेज़ी से होता है, और मैं अधिकतर प्रेफ़र करता हूँ रिवर्सल। बिकॉज़ अगर मैं वहाँ पे बॉटम में ही या टॉप पे ही अगर पकड़ लिया, तो 50 पॉइंट 60 पॉइंट जो है उसको देने लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से वो दे देता है। तो यही चीज़ मैं स्ट्रैटेजी के रूप में इस्तेमाल करता हूँ। राहुल जी जैसे अभी हमने बात करी है, जैसे मैं आपसे पर्सनली बात कर रही हूँ तो मैं चीज़ों को बेटर समझ पा रही हूँ। तो कहीं ऐसा है कि कहीं आप, हमारी ऑडियंस आपसे मिल सके? कोई आप ऐसा इवेंट में जाते हैं या कोई आपकी विजिबिलिटी है? अभी आपका सोशल मीडिया पे एक चैनल है जिस पे आप अपना थोड़ा बहुत बताते रहते हैं, जी, यूट्यूब जी। वीडियोज़ बनाते हैं। लेकिन किसी को आपसे पर्सनली मिलना हो तो वो कहाँ मिले? अगर पर्सनली मिलना है तो अभी दिल्ली में हो रहा है मार्केट संगम, वहाँ पे जो है 28 और 29 मई को आप आके मुझसे मिल सकते हैं। उसका डिटेल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों आप ज़रूर आइए और राहुल जी से मिलिए, और वहाँ पे और भी क्रिएटर्स आएँगे जो कि ट्रेडिंग करते हैं, और वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है आप किसी से कोई चीज़ सीखते हो, किसी से कोई चीज़ सीखते हो। तो जो भी हमारे राहुल जी के फैन्स हैं वो वहाँ पे ज़रूर आएँ, ताकि बेसिकली वो आपसे पर्सनली मिल सके, क्योंकि किसी को आप रोज़ देखते हो या सीखते हो ना, तो उससे पर्सनली कनेक्ट करने का भी बिल्कुल, मन मेरे करता है। पास जो है ना, देखिए मैंने अपना नंबर जो है सोशल मीडिया पे वैसे पब्लिक नहीं कर रखा है, हाँ लेकिन जी। पहले था, या फिर कुछ चीज़ें थी जहाँ से उनको नंबर मिला, तो काफ़ी सारे लोगों का यही रिक्वेस्ट आता है, सर आपसे पर्सनली मिलना है, पर्सनली मिलना है। तो मैं चलो भाई ठीक है, एक ऐसा काम किया जाए जहाँ लोग आके मिल सकते हैं। जो भी दिल्ली एनसीआर के आस-पास वाले होंगे, वो आराम से आके मिल ही सकते हैं। आराम कुछ से। लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर से भी आएँगे, मुझे पता है इस नहीं, चीज़ का। लोग आते हैं जिनको एक्चुअली ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। अगर कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर्स आ रहे होते हैं, तो लोग सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनसे इंटरैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पहुँचते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपको भी अगर मुझसे मिलना है पर्सनली, अगर सामने फेस टू फेस, तो आप यहाँ पे मार्केट संगम में आ सकते हैं। और पहले भी मैंने बता दिया, अगेन बता रहा हूँ कि उसका जो भी डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा।
तो दोस्तों आज का हमारा एपिसोड बहुत अच्छा था, क्योंकि इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। इन्होंने, इनकी जो फादर की डेथ हुई बहुत अर्ली एज में हुई, तो ये हमेशा अपने फैमिली मेंबर्स पे डिपेंडेंट रहे, लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया। इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उससे पैसा कमाया, फिर ट्रेडिंग करी, फिर पैसा कमाया, फिर गवाया, फिर उठे। तो इसी को ही लाइफ कहते हैं। किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं होती है, लोगों को दिखता है, फैसिनेटिंग लगता है कि उसके पास ये है वो है, लेकिन उसकी जो जर्नी होती है वो हमेशा बहुत हर्डल्स के साथ होती है। तो लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए, ये राहुल जी हमें सिखाते हैं। थैंक यू राहुल जी, थैंक्स सो मच, आप आए और आपने हमारे शो को ऑनर किया। थैंक यू। थैंक यू मैम। अभी तक हमारे चैनल में जितने भी गेस्ट्स आए हैं सब ने एक चीज कॉमन मेंशन की है, द प्रोसेस ऑफ टॉप डाउन एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग मींस असेस द ट्रेंड ऑन वन टाइम फ्रेम, मोमेंटम ऑन द सेकंड एंड डिसीजन टू एंटर एंड एग्जिट ऑन द थर्ड। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्चुअल चार्टिंग मुझे कई बार इसके लिए मल्टीपल चार्ट सेट आउट करने पड़े। इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है सही के इस प्लेटफॉर्म पे, एंड आई वुड जस्ट लाइक टू क्विकली शो यू हाउ अ मल्टी टाइम फ्रेम स्क्रीन लुक्स लाइक। सिंपली बाय सिलेक्टिंग अ न्यू लेआउट और इनके विजिट पे जाके अगर हम चार्ट्स को एक से ज़्यादा बार क्लिक कर दें, जैसे एक बार में एक टाइम फ्रेम, दूसरा फॉर द इंटरमीडिएट एंड फाइनली तीसरा फॉर द एंट्री टाइम फ्रेम, और इंटरवल को हम सेट कर दें एज मंथली, वीकली एंड डेली, हम देखेंगे वी हैव द एबिलिटी टू सिलेक्ट मल्टीपल टाइम फ्रेम्स ऑफ द सेम सिक्योरिटी एट डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एंड ऑल फ्रॉम द सेम चार्ट। आई होप ये प्रॉब्लम जिसके बारे में आप में से कई लोगों ने मुझे पहले रीच आउट किया है वो सही के इस इंटरफेस से रिजॉल्व हो रहा होगा। डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। अब चलिए वीडियो की तरफ।